लिटिल थेस्पियन द्वारा आयोजित इस 27वें रंग अड्डे में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आलेख के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जैसा कि अभी उमा मैम ने अपनी एक याद साझा की, यहाँ पर एक और मैम ने अपनी एक याद साझा की। मुझे अफसोस है कि मैं अजहर सर से नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने जितना सुना है उनके बारे में कोशिश करूँगी कि इस आलेख के द्वारा उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि अपनी भावों के द्वारा अर्पित कर सकूँ। जैसा कि मैम ने अभी कहा, मैं मैम की बात को ही वापस कोट करना चाहूंगी कि एक संवेदनहीनता का द्योतक है गेंडा, अर्थात हम जिसे कहते हैं ड्यूअलशिप। अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते कि हमें फैसला लेना है, लेकिन हमारे मन में, दिमाग में, जो दिल और दिमाग का जो ड्यूअलशिप अर्थात द्वैतवाद जो तैयार होता है कि क्या ये सही है या गलत है, इस द्वैतवाद के जंजाल में जब हम फंसते हैं तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोग कहते हैं कि निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुंच गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक निष्कर्ष पर आसानी से नहीं पहुंच पाते। इसके लिए हमें दिल और दिमाग के जंग को जीतना पड़ता है और उससे गुजरना पड़ता है, और एक बहुत भारी कीमत जो कि समय की कीमत है, उसे हमें निभाना पड़ता है। यूजीन योनेस्को 20वीं सदी के प्रमुख नाटककारों में से एक थे, जिन्होंने अस्तित्ववाद और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को एक नई दिशा दी। उनका नाटक गेंडा, जो कि 1959 में लिखा गया है, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ये उजागर करता है। और यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एब्सर्ड, अर्थात जिसे हम असंगत नाटक कहते हैं। असंगत नाटक का बहुत ही सामान्य अर्थ है, जैसे अनर्थक हो गया या अर्थहीन हो गया, ऐसी चीजें जिसका मेल होना बिल्कुल भी संभव नहीं। और ये नाटक विशेष रूप से अधिनायकवाद, फांसीवाद और सामूहिकता की ओर झुकते हुए समाज पर तीखा व्यंग कहता है। इस नाटक में प्रस्तुत घटनाएं न केवल उस समय की राजनीति पर सवाल करती हैं, बल्कि ये आज के भारत के राजनीतिक परिवेश से भी काफी समानांतर होती है। हम इसका उदाहरण हमारे बंगाल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो राजनीतिक पटल है, आज कहीं और तो कल कहीं और उथल पतल होती रहती है। और इसी कारण से ये नाटक आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे कि हम कहते हैं कि नाटक समाज का दर्पण होता है, अर्थात जो हम सोचते हैं वो दिखाई देता है। और नाटक सिर्फ केवल देखने में अच्छा नहीं लगता है, जब तक हम उस नाटक को पढ़ नहीं लेते, उसका हम आनंद नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हम किसी भी नाटक को प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो नाटक है ये लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के धरातल पर लिखे उस समय की जो परिस्थितियां थी, आप सभी जानते हैं 1939 से लेकर 1945 का वो 5 से 6 साल का वो दौर था, जिसके अंतर्गत मनुष्य ने अपने अंदर की मनुष्यता को खत्म किया है। और उसके साथ साथ आसपास, चाहे आप बच्चों का वर्ग ले लें, बूढ़ों का वर्ग ले लें, इन सब के साथ काफी अन्याय हुए हैं। जो विस्फोटक वाली जो घटना भी थी, जो हिरोशिमा नागासाकी वाली भी जो घटना, वो भी उसी दौरान हुई थी। उससे बड़ा अमानवीय कार्य आज तक के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 60 से 70 साल बाद भी उस घटना का प्रभाव आज भी हमारे यहाँ पर है। अर्थात उस क्षेत्र में अगर अभी भी कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो वो विकलांग रूप में जन्म लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद असंगत नाटक लिखने वालों में और इसमें सफलता हासिल करने वाले बहुत कम ही कवियों का नाम हुआ है, जिसमें से सैमुअल बेकेट, यूजीन योनेस्को, जेने आर्थर, एडम एडवर्ड आल्बी और हेरोल्ड पीटर शामिल होते हैं। इसी पर विष्णुकांत शास्त्री जी के, जो कि भारत के अर्थात हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचकों में इनका नाम आता है, उनका एक कथन भोगासक्त पश्चिम की उस मनस्थिति को प्रकट करता है जो व्यक्तिगत और समष्टिगत किए गए अन्यायों, अत्याचारों के अपराध के बोझ से जर्जर है और भविष्य की आशा खो बैठते हैं। पश्चिम का असंगत नाटक वहां के सामाजिक जीवन की आधुनिक प्रवृत्ति एवं जन्म मरण के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। अब हम भीतरी तौर से अगर इस नाटक की बात करें तो ये नाटक 3 अंकों में बटा हुआ है, जिसमें से पहले और तीसरे में एक दृश्य है और दूसरे में 2 दृश्य है। इसका पहला बार जो प्रदर्शन हुआ था वो जर्मनी में 1959 को हुआ था। और ये नाटक में जो एक्चुअल प्रमुख पात्र है बेरेंजर, वो एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जहां हर एक व्यक्ति गेंडा है।
अर्थात उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि जो उसके आसपास के लोग रहते हैं वो अमानवीय कार्य और उनके दिमाग में विकलांगता सिर्फ हमारे शरीर में नहीं पहुंचती, हमारे दिमाग में भी विकलांगता पहुंचती है, जो सबसे बड़ी हमारी तार्किक शक्ति को कमजोर कर देता है। उसके साथ ही यह नाटक नाजीवादी प्रवृत्ति, हम लोग सभी जानते हैं, हिटलर का नाम हम सभी ने सुना है कि वो कितना क्रूर शासक था। अगर हम राजाओं की बात करें तो सभी में सबसे क्रूर शासक हिटलर का नाम आता है। अभी भी अगर उसका नाम सुनते हैं तो हमारी भौहें खड़ी हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो नाटक है मूलतः नाजीवादी प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार करता है। इसमें से जैसे मैंने पात्रों के नाम बोले, बेरेंजर जो कि मुख्य पात्र है वो एक सरल, शर्मीला और दयालु व्यक्ति होता है, लेकिन अपनी परेशानियों के कारण उसे शराब की लत लग जाती है, जिसके कारण उसे हम एक शराबी व्यक्ति का भी टैग देने पे मजबूर हो जाते हैं। उसकी एक प्रेमिका रहती है, मैं यहाँ पे मुख्य पात्रों की बात कर रही हूँ जो एग्जैक्ट उस परिकल्पना में लिखा गया यूनेस्को के द्वारा। डेजी जो कि उनकी प्रेमिका रहती है, उनके साथ 2-4 और कैरेक्टर्स हैं। जीन जो कि एक वागपटु, बौद्धिक और स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अर्थात उनके साथ एक और वेट्रेस जो कि एक स्थानीय कैफे में काम करने वाली युवती रहती है। इसमें भी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जो कि कैफे। हमारे कोलकाता में जो हमारी कोलकाता की सांस्कृतिक धरोहर वो काफी पुरानी है। अगर हमें किसी कल्चरल हेरिटेज का नाम देना होता है, हम कोलकाता का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बातों में मैंने कैफे शब्द का प्रयोग किया है। हमारे कोलकाता में कैफे कल्चर बहुत प्रसिद्ध है। अगर हमें किसी दोस्तों से मुलाकात करनी होती है या चलो गेट टुगेदर करना है, बेस्ट पॉपुलर कैफे कहाँ है, चलो छोटे मोटे चाय के अड्डे पे जाते हैं। जो कि जब हम नाटक की बात करें, नुक्कड़ नाटक सबसे चर्चित और सबसे एक्टिव नाटक होता है। क्यों? वहां पर ना आपके पास माइक होता है, ना कोई आपके पास पर्दा रहता है। आप जिस माहौल में वहां पर प्रस्तुत खड़े हैं, जिस अटायर में आपको उसी में अपने डायलॉग्स को डिलीवर करना पड़ता है। जहां तक मैं भी समझ पाई हूँ, मैंने कुछ 2-4 नुक्कड़ नाटकों में खुद के द्वारा जैसे सफदर हाशमी के नाटक है पढ़ना लिखना सीखो, तो वहां के कुछ अनमोल कैरेक्टर्स को मैंने प्रस्तुत किया है। तो वहां से मैं जितना नुक्कड़ नाटक को समझ पाई हूँ कि वहां पर आपकी ओरिजिनलिटी बोलती है, आप स्वयं वहां पे बोलते हैं किसी और पात्र के द्वारा। इसके साथ ही अगर मैं इसके कथानक या प्रतीकात्मक चीजों पे जाती हूँ तो ये जो कहानी है छोटे से फ्रांसीसी शहर में घटित है, जहां पर एक एक कर गैंडों में लोग बदलने लगते हैं। यह एक परिवर्तन का प्रतीक है जो उस समय फांसीवाद और अधिनायकवाद के प्रसार को दर्शाता है। और इसका जो मुख्य पात्र है बेरेंजर, वो एक साधारण सरल इंसान रहता है। इसके अतिरिक्त गैंडा यहाँ सामूहिकता, शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है। अर्थात जैसे जैसे शहर में लोग गेंडे के रूप में परिवर्तित होते हैं, वैसे ही उनकी मानवीयता, स्वतंत्रता और तर्क शक्ति को वो खो देते हैं। यह प्रक्रिया फांसीवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव और उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों को अपनी ओर खींचने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा 2 परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और सामयिकता। मैं राजनीतिक परिदृश्य में 2-4 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जिसमें से सबसे पहला बिंदु है फांसीवाद और अधिनायकवाद। यूजीन यूनेस्को का नाटक मुख्य रूप से 1930 और 1940 के दशक में यूरोप में फांसीवाद और नाजीवाद के उदय की प्रतिक्रिया के रूप में लिखा गया। नाटक में गेंडों में परिवर्तन जर्मनी और इटली जैसे देशों में फांसीवाद के शासन के तहत लोगों के बदलते विचारों और व्यवहारों का प्रतीक है। और ये जर्मनी, इटली भी कैफे कल्चर से काफी प्रभावित शहर है। फांसीवाद शासन के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारधारा का दमन होता है। लोग धीरे धीरे इस शासन के अनुकूल हो रहे हैं और चाहे तो आप भ्रम का डोर कह सकते हैं या भ्रम वाले शहर में, भ्रम वाले जाल में ये फंसते ही चले जा रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, ये लोग हम जैसे ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब साधारण लोग। हाँ, बस कुछ पद के कारण, कुछ संस्था से जैसे लोग जुड़े हैं, तो बस पद के कारण यहाँ पर हैं। बेसिकली अगर हम अपना साधारण परिचय दें तो हम सब यहाँ पे एक सामान्य मनुष्य हैं जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीके से। इसका दूसरा मुख्य बिंदु है समाज में सामूहिकता और व्यक्तिवाद का संघर्ष। जैसे हम अपने दिनचर्या को बहुत अच्छे तरीके से निर्धारित करने के लिए, संचालित करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें नौकरी बहुत अच्छी मिल जाए, हमारा पैकेज बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन क्या यहाँ पर बैठे हर इंसान इस सपने को जी पाते हैं? शायद नहीं। लेकिन
इसकी संख्या नगण्य भी नहीं है। अगर मैं एक रेशियो बोल दूं कि चलो 60-40 का, तो हाँ, कुछ लोग इस सपने को जीते हैं, कुछ लोग इसके पीछे हो जाते हैं, तो वहां पर मेहनत की कमी का नाम दिया जाता है। लेकिन मेहनत हर कोई करता है। यहाँ पे बैठा हर इंसान है जिन्होंने अभी तक के अपने जीवन में मेहनत कर वो मुकाम हासिल किया है। नाटक के केंद्र में सामूहिकता और व्यक्तिवाद का गहरा संघर्ष है, जो कि बेरेंजर अंत तक इंसान बना रहता है। उस समय उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता और तर्क शक्ति बनाए रखी, अर्थात वो अंत तक जो कहते हैं ना कि चलो छुटपुट बुद्धि जो उसके अंदर होती है, स्वचेतन की शक्ति, उसको वो बचाए रखता है, ताकि वो उस अंधाधुंध शैली में, या वो कहते हैं ना वो भेड़ की श्रेणी में वो शामिल ना हो जाए कि चलो सब लोग अगर कुएं में कूदने जा रहे हैं तो मैं भी उस समूह का हिस्सेदार बन जाता हूँ। उसने कुछ प्रतिशत अपनी बुद्धि को बचाए रखा है ताकि वो बचे हुए इंसानों का पथ प्रदर्शन कर सके। इसके साथ जैसे हम प्रोपेगेंडा की बात करते हैं, तो मेरा जो तीसरा मुख्य बिंदु है इसका, प्रोपेगेंडा और सामाजिक सहमति। नाटक हमें यह भी दिखाता है कि कैसे अधिनायकवादी सरकारें प्रचार अर्थात प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों की सोच को नियंत्रित करते हैं। गैंडों के बढ़ते संख्या बल और उनके विचारों की स्वीकार्यता इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे लोग एक झूठी वास्तविकता को सही मानने लगते हैं। हम कहते हैं ना इमेजिनरी थॉट्स, अर्थात हम अपनी कल्पना की दुनिया में इतना ज्यादा आज खो चुके हैं। अर्थात ये जो आधुनिक युग का जो मानव है और स्पेशली 21वीं सदी का मानव अपनी कल्पना शक्ति में इतना खो गया है कि उसे लगता है वो जो सोच रहा है वही सही है। लेकिन जैसे ही सुबह के प्रथम सूरज की किरण के साथ उसकी आंखें खुलती है तो लगता है नहीं, ये सब सच नहीं था। तो ये नाटक इस परिप्रेक्ष्य को भी उजागर करती है। अब बात आती है समसामयिकता, अर्थात आज के संदर्भ में ये और कितना ज्यादा प्रासंगिक है। तो हम समाज को छोड़ नहीं सकते, समाज के साथ हम जीते हैं, समाज के साथ उठते हैं, चलते हैं, और हर एक सुख दुख में समाज हमारे साथ रहता ही रहता है, दृश्य या अदृश्य रूप में। जैसे आधुनिक समाज और अधिनायकवाद, तो हालांकि यह नाटक 20वीं सदी के मध्य में लिखा गया था, लेकिन इसके विषय आज भी काफी प्रासंगिक है और अधिनायकवाद और कट्टरपंथ के रूप बदल गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। और इसके साथ ही हम सोशल मीडिया को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के जनमत और सोशल मीडिया का प्रभाव भी काफी ज्यादा है। आज का समाज सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के माध्यम से सामूहिकता के दबाव का सामना कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर एक समूह एक गलत चीज की ओर बढ़ जा रहा है तो 11वां व्यक्ति भी उस समूह में जाने से खुद को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो जो विवेक शक्ति है, जो चिंतन क्षमता है, उन सब का अभाव हुआ रहता है। वो ऑथेंटिक जानकारी को थोड़ा सर्च करके, जैसे कि हमें क्या होता है कि हमारे पास एक जानकारी है, उसी के पीछे हम दौड़ जाते हैं। अभी की हमारी वास्तविक दिक्कत भी यही है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसकी वास्तविकता, उसकी मूल चीजों पर भी जानकारी देना आवश्यक है। जैसे कि फेक न्यूज प्रचार और डिजिटल ट्रोलिंग आधुनिक समय के गेंडा है। आज का जो गेंडा जिससे मैं आप सबको रूबरू करवाना चाहती हूँ वो सब क्या है, यही सब फेक न्यूज, ये सब जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं, डिजिटल ट्रोलिंग्स हो रहे हैं, ये सब आज के गेंडा है जो लोगों को अपने विचार और पहचान छोड़ने पे मजबूर करते हैं। अर्थात आप स्वयं ही अपनी वास्तविकता को अपनी दहलीज से छोड़ने के लिए बाधित कर दीजिएगा। इसका साहित्यिक दृष्टिकोण भी है। गेंडा न केवल एक राजनीतिक व्यंग्य है, बल्कि यह एक मानवीय स्वभाव और समाज की गहराइयों में छिपे हुए कमजोरियों की पड़ताल भी करता है। नाटक की शैली जिसमें एब्सर्डिटी और विडंबना का प्रयोग किया गया है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। इसके साथ ही मैं इसके निष्कर्ष पर आ रही हूँ। हम यहाँ पे कितनी ही बातें कर ले, नहीं हम ये करेंगे, आज से हम ये सही करेंगे, लेकिन फिर भी हम उस अज्ञान भरे समूह का हिस्सा बन जाते हैं हर बार, जो कि अंत में सही नहीं रहता है। फिर यहाँ पर एक बात आती है कि हम कैसे फैसला करते हैं सही और गलत का, तो वो हम करते हैं अपनी तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति के द्वारा। तो उसके लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। यूजीन योनेस्को का गेंडा केवल एक नाटक ही नहीं बल्कि समाज और राजनीति पे गहरा चिंतन है, और यह हमें याद दिलाता है कि अधिनायकवाद और सामूहिकता के दबाव में सामने खड़े रहना मुश्किल है, लेकिन यह भी आवश्यक है। आज के समय में जब समाज विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, यह नाटक हमारे सामने चेतावनी के रूप में है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। रश्मि रथी एक बड़ी अच्छी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। वहां पर आपने देखा था कृष्ण ने सबको चेतावनी दी थी, लेकिन
दुर्योधन जैसे राक्षस या दुर्योधन जैसे जो बुरे प्रवृत्ति वाले लोग हैं उसको हमेशा हंसी ठिठोली की तरह लेकर अपने विनाश का प्रारंभ उसने स्वयं किया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद अपने विनाश का द्योतक होते हैं। सामने से चेतावनी आपको प्रकृति भी देती है कि ये विनाश का साधन है, लेकिन हम उसे कितना समझते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक कोरोना बीमारी से जूझ चुके हैं, लेकिन वापस हम लोग उसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। कि चाइना के अंदर कल की एक खबर है कि चाइना के अंदर बहुत सारी बीमारियां, वायरस फैल रही हैं, तो हो सकता है भारत भी से अछूता न रहे। अर्थात मैं अपनी वाणी को विराम एक प्रश्न के माध्यम से दूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे सब हम लोग एक पाठक हैं। तो अगर हम आरे सामने अगर यहाँ से हम एक प्रश्न ना लेकर जाएं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस सहयोग का कोई अंतर पड़ सकता है। तो इसकी सामयिकता और प्रासंगिकता इसके काल जय कृति बनाती है, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपने गेंडों के दबाव के आगे झुक रहे हैं या बेरांजर की तरह इंसान बने रहने का साहस